हेलो फ्रेंड्स, वरदान डिजिटल क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने इतिहास विषय के अंतर्गत सर्वप्रथम इतिहास विषय का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और इसके वर्गीकरण को समझा था। इस वर्गीकरण में हमने देखा था कि इतिहास लिपि के आधार पर हमने इसका जो वर्गीकरण किया था, उसमें इतिहास 3 प्रकार का पढ़ा हमने, जिसका जो प्रारंभिक बिंदु था उसका नाम था प्रागैतिहासिक काल। तो मित्रों, अब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं। हमारा जो बिंदु है आज का, उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास विषय के वर्गीकरण के दौरान हमने ये जाना था कि इस काल की जो प्रमुख विशेषता है कि इस काल से हमें, या इस काल की हमें जानकारी के जो पुरातात्विक स्रोत है वो तो मिलते हैं, लेकिन लिखित सामग्री नहीं मिलती। अब इस के अंतर्गत या हम कहें कि मानव जीवन में आए परिवर्तन के आधार पर हम प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटते हैं। मैंने बोला मानव जीवन में आए परिवर्तन के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। यथा, वो 3 भाग कौन कौन से हैं? आइए चलते हैं। इन 3 भागों में हम सबसे पहले लेते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। दूसरा हम लेते हैं मध्यपाषाण काल। और तीसरा हम लेते हैं नवपाषाण काल। तो मित्रों, अब देखिए कि इन तीनों का विभाजन हमने किस आधार पर किया है। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर था और उसके आवास जो थे या तो गुफाओं में थे या फिर हम पेड़ की शाखाओं पर रहने की बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य जो था वो गुफाओं में रहता था। अब यहाँ होता क्या है कि इस गुफा में, मान करके चलना एक स्टोरी है, छोटी सी कहानी है, उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। इस गुफा में एक महिला अपने पति के साथ रहती है और उस महिला का नाम है गंगा। गंगा अपने पति के साथ में यहाँ रहती है। जब इनकी भूख जागृत होती है या इनको भूख लगती है, तब इसका पति शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। और कहा जाता है कि जो इसका पति था, जैसे ही जंगल में गया शिकार करने और यहाँ पर खुद शिकार हो गया। कुछ समय पश्चात महिला ने दूसरी शादी कर ली। ये मैं क्लियर कर दूं कि इस समय विवाह जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन हमें कहानी के रूप में इसको समझना है तो थोड़ा सा सोच के चलना इस बात को। पति नंबर 2 की यदि हम बात करें, दूसरी शादी कर ली उसने, फिर वही विडंबना, भूख को शांत करने के लिए वो शिकार करने के लिए जाते हैं और दूसरे वाले पति भी वहां जाकर के शिकार हो जाते हैं। ऐसी ही घटना फिर घटती है। अब आते हैं पति नंबर 3। कुछ दिन साथ रहने के पश्चात फिर से वही विडंबना, वही भूख सताती है और इस भूख को शांत करने के लिए फिर से गंगा का जो नया वाला पति था तीसरा,
वो जाता है जंगल की ओर जाने लगता है। उसी समय गंगा बिल्कुल उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और आंखों में आंखें डाल करके कहती है, बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए थे उसके। तब पति ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि अब से पहले भी मैं इसी बात से खपा हूँ कि मेरे जो 2 पति थे, 2 पति अब से पहले रह चुके हैं, वो भी जैसे ही शिकार करने के लिए गए और वो खुद शिकार हो जाते हैं वहाँ जा कर के। तो मेरा मतलब ये कि आप बार बार शिकार करने के लिए नहीं जाएं, उससे अच्छा ये है कि आप इन जानवरों को घर पर ही या हम जहाँ रहते हैं वहीं पर इनको पालतू बना लें। गंगा की ये बात उसके नए वाले या पति नंबर 3 को ये बात अच्छी लगी। उसने कहा हाँ गंगा आप ठीक कह रही हैं। ऐसा सुनकर के गंगा के पति ने इस बात को मान लिया कि अब हमें रोजाना शिकार पर नहीं जाकर के हमें पशुपालन कर लेना है और नंबर से या बारी बारी से उसी क्रम में जैसे हमारे पास पशुओं का संख्या कम होगी फिर से हम जंगल में निकलेंगे। तो ये है कि रोज रोज के झंझट से अच्छा ये है कि हम पशुपालन कर लेते हैं। और विद्यार्थियों यही बात जब क्लियर होती है तो यहीं से इतिहासकारों ने एक नई लाइन खींच दी और पुरा पाषाण काल से एक नई लाइन खींची और उसका नाम निकला मध्य पाषाण काल। लेकिन यहाँ पर मध्य पाषाण काल में विशेष बात क्या रही? मध्य पाषाण काल यहाँ हो जाता है पशुपालन। तो प्राग ऐतिहासिक काल का ये दूसरा प्रकार यहीं से शुरू होता है कि इस काल से पहले मनुष्य पशुपालन नहीं करता था, लेकिन गंगा की बातें सुनकर के उसके पति को जो बात अच्छी लगी उसने पशुपालन करना स्वीकार किया। यहीं से पशुपालन का आरंभ माना जाता है और यहीं मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि जैसे ही उन्होंने पशुओं को पालना प्रारंभ किया, अब उन पशुओं का पेट भरने के लिए उनको ज़रूरत पड़ी चारे की। अब उस चारे को प्राप्त करने के लिए ये पहाड़ों से मैदानों की ओर आए और मैदानी स्थलों में आकर के उन्होंने चारागाह या कुछ भूमि को अपने कब्जे में किया उसको रोक करके। लेकिन वहाँ पर भी जंगली जो जानवर थे उसको नहीं छोड़ते थे, इसलिए इन्होंने अब नया परिवर्तन क्या किया कि उन चारागाहों को या चारागाहों में नए घास या चारा उगाने की प्रथा प्रारंभ की और यहीं से खेती का प्रारंभ माना जाता है। और जैसे ही खेती का प्रारंभ होता है इतिहासकारों ने फिर से एक नई लाइन खींच दी और उसे नाम दे दिया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। और इसकी जो मुख्य विशेषता रही वो क्या थी? कृषि। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने ये जाना कि किस प्रकार से इतिहासकारों ने प्राग ऐतिहासिक काल के जो 3 खंड है उनको इस प्रकार से जोड़ा है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुरा पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे? पुरा पाषाण काल की। अब हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरा पाषाण काल का खोजा गया प्रथम स्थल, खोज या हम बात करें प्रथम स्थल, तो ये है मद्रास का पल्लवरम नामक स्थान, या बोलें पल्लवरम, जो कहाँ पे है? मद्रास में। आगे हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता में नाम आता है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पुरा पाषाण कालीन प्रथम स्थल की इन्होंने खोज की थी। कब की थी? 1863 में। 1863 में। अब यूपी पीसीएस के एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो एक पुरातत्ववेत्ता के साथ साथ में एक भूवैज्ञानिक भी थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट की यदि हम बात करें, एक पुरातत्ववेत्ता व
भूवैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे। ऐसा माना गया है किसके बारे में? रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो आया यूपी एलडीसी 2015, सीधा सा क्वेश्चन था। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, एक पुरातत्ववेता, एक भूवैज्ञानिक, एक इतिहासकार। तो यहाँ हम बात करते हैं कि उनके दो बिंदु इनसे जुड़े हैं, एक पुरातत्ववेता व भूवैज्ञानिक। आगे हम बात करते हैं इस काल की। इस काल में हम सबसे पहले जो मुख्य विशेषता है कि इस काल का जो मनुष्य था, इस काल का मनुष्य नेग्रिटो प्रजाति के थे, नेग्रिटो प्रजाति के थे इस युग का मनुष्य या इस काल का मनुष्य पूर्ण रूप से शिकारी था या शिकार पर निर्भर था, शिकारी था। क्योंकि इस काल में अभी हमें कोई विशेष खोज की जानकारी नहीं मिलती। और आगे हम बात करें कि इस काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मनुष्य पूर्ण रूप से शिकारी है, लेकिन इस काल की जो सबसे मेजर विशेषता है वो ये है कि इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, लेकिन प्रयोग से अनभिज्ञ था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, परंतु प्रयोग से अनभिज्ञ था। ठीक है। अब यहां एक फैक्ट हो रहा था हमारे पास में कि आग के प्राचीनतम जो अवशेष, तो एक स्थान आता है या साक्ष्य बोले आग के, करनूल नामक स्थान है, करनूल नामक स्थान है आंध्र प्रदेश में। यहां से मिला है एक चूल्हा और चूल्हे से आग के साक्ष्य ज्ञात हैं, आग के साक्ष्य ज्ञात हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास में कि मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार कर लिया, लेकिन अग्नि के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो हमें मिले वो कहाँ से मिले? करनूल नामक स्थान से। और करनूल नामक जो स्थान है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं इसी युग की कि इस काल के जो प्रमुख उपकरण या औजार थे, इस काल के, या सीधा हम लिख देते हैं प्रमुख उपकरण, प्रमुख उपकरण जिनमें नाम आता है हस्त कुठार, बिंदारणी, फलक, आगे हम बात करते हैं पेबुल, ETC इत्यादि। ये इस काल के प्रमुख उपकरण थे। आगे हम बात करते हैं इस काल के प्रमुख स्थल। ये प्रमुख उपकरण हो गए हमारे पास में। अब बात करते हैं प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थलों में सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर का एक स्थल है पुंछ। और पुंछ कहाँ है? जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं डीडवाना। डीडवाना कहाँ पे है? नागौर राजस्थान। आगे हम बात करते हैं भीमबेटका। भीमबेटका और यह है एमपी में। दोस्तों, भीमबेटका के बारे में कहा जाता है कि इस काल का ऐसा स्थल है जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। भीमबेटका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल था। तो ये थे इस काल के प्रमुख स्थल। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था या पुरापाषाण काल में चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल था। तो हमारा जवाब होना चाहिए भीमबेटका। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरापाषाण काल में इसका जो खोजा गया प्रथम स्थल था पल्लवरम नामक स्थल, जो कहाँ पे है? मद्रास में। आगे हम चलते हैं, खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्रुशफुट, जो कि एक पुरातत्ववेता के साथ साथ में एक भूवैज्ञानिक भी थे। इस काल का प्रमुख जो मनुष्य था वो नेग्रिटो प्रजाति के थे। इस काल का मनुष्य पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था या शिकारी था। इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, परंतु उसके प्रयोग से अन्य विज्ञ था। आगे हम बात करते हैं आग के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिलते हैं वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल नामक स्थान से एक चूल्हे के रूप में मिले हैं। प्रमुख जो उपकरण थे जिसमें हस्त कुठार आता है, बिंदारणी आती है, फलक आता है, पेबुल आता है। आगे हम बात करें प्रमुख स्थलों की, तो एक स्थल है पुंछ जम्मू कश्मीर में, डीडवाना नागौर में और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका किसके लिए जाना जाता है? चित्रकला के लिए ये प्रसिद्ध स्थल था। आगे हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। अगला जो अपना बिंदु है दूसरे नंबर का, उसका नाम है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का खोजा गया जो प्रथम स्थल था, प्रथम स्थल जो है रीवा क्षेत्र और एक आता है मिर्जापुर यूपी। तो पहला हम लिखते हैं मिर्जापुर यूपी और दूसरा हम लिखते हैं रीवा क्षेत्र एमपी। ये दो क्षेत्र हैं जो मध्य पाषाण कालीन में जिनकी खोज प्रारंभ में की गई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे विलियम कार्लडाइल, खोजकर्ता विलियम कार्लडाइल, जिन्होंने 1868 ईस्वी में यहाँ की खोज की थी। 1868 में इन स्थानों की खोज की थी। अब हम बात करते हैं इस काल के जो प्रमुख उपकरण थे, प्रमुख उपकरण जिसमें नाम आता है ब्लेड, दूसरा नाम आता है माइक्रो यूरिन, ब्लेड, माइक्रो यूरिन और एक नाम आता है स्क्रैपर, एक नाम आता है स्क्रैपर। ये इस काल के प्रमुख उपकरण थे। उपकरण बोले या हम बोले औजार। अब मध्य पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थान ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। पिछले जो पीसीएस परीक्षाओं के पेपर विभिन्न राज्यों के हैं उनको उठा करके देखिए, अधिकांश फैक्ट इसी काल के मिलेंगे आपको, जिनमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पशुपालन की। अभी पिछला जो स्टोरी हमने सुनी थी उसमें ये देखा कि इन दोनों का काल विभाजन जो था कि गंगा के पति ने बार बार शिकार नहीं करने के बजाय पशुपालन करने की योजना बना ली थी।
तो सबसे पहला फैक्ट हम यही ले लेते हैं कि इस काल में पशुपालन प्रारंभ हो चुका था और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य दो स्थलों से मिलते हैं। आदमगढ़ जो एमपी में पड़ता है और दूसरा है बागौर भीलवाड़ा राजस्थान। में ये दो प्रमुख स्थल हैं और दोनों ही फैक्ट्स के बारे में इतना हमने लिखा। ये भी पूछा हुआ है कि मनुष्य ने किस काल में पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। तो ये भी यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया एक सवाल है ये। और ये सवाल भी पूछा गया कि मनुष्य के द्वारा पशुपालन के जो प्राचीनतम प्रमाण थे वो कहाँ से मिले। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस 2008। तो इस प्रकार के फैक्ट्स हमें याद रखने। आगे हम बात करते हैं इस काल के प्रमुख स्थलों में। अगला जो स्थल आता है उसका नाम है भीमबेटका और बेलन घाटी। भीमबेटका व बेलन घाटी, यहां से हमें शैल चित्रण के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। शैल चित्रण के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और फैक्ट देखते हैं हम इस काल के अगले फैक्टों में हम सबसे पहले बात करते हैं। अब एक स्थल आता है चौपानी मांडो यूपी में है। ये चौपानी मांडो यूपी में है। यहां से मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, एक चीज तो क्या मिली है, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य तथा एक झोपड़ी के साक्ष्य भी मिले। यहां से चौपानी मांडो से झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकार में बनी हुई है। दूसरा है उसका झोपड़ी के साक्ष्य जो कैसी बनी हुई है, मधुमक्खी के छत्ते नुमा, मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकार में बनी हुई है। तो ये इस काल का भी एक प्रमुख स्थल था। अगले स्थल की यदि हम बात करें नवपाषाण कालीन, अगले जो स्थल जहां से मानव अस्थि पंजर के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो सराय नाहर व मेहदरा से मानव अस्थि पंजर के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, मानव अस्थि पंजर के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं, सराय नाहर और मेहदरा से। कौन से काल में मिले हैं, मध्य पाषाण काल में। आगे हम बात करते हैं, अब जब मानव अस्थि पंजर की बात आ गई तो यदि हम बात करें कि भारत में मनुष्य के शव के प्राचीनतम प्रमाण, बात कर लेते हैं, नोट लगा के यहीं पे नोट। भारत में मनुष्य शव के प्रमाण
के प्रमाण नर्मदा घाटी, कहाँ मिले? नर्मदा घाटी। कब मिले हैं? 1982 ईस्वी में मिले। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख फैक्ट, इसके बारे में हम जानते हैं। मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, तो इस काल का जो प्रथम स्थल खोजा गया था उसका नाम है मिर्जापुर, और मिर्जापुर कहाँ पे है? यूपी में। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो क्षेत्र था रीवा क्षेत्र, वो कहाँ पे है? एमपी में। अब हम बात करते हैं कि इन स्थलों की खोजकर्ता कौन थे, तो नाम आता विलियम कार्लाइल। उन्होंने इन स्थलों की खोज 1868 ईस्वी में की। आगे हम बात करते हैं कि इस काल के प्रमुख उपकरण या औजार, तो जिसमें नाम आता है ब्लेड, माइक्रो यूरिन और स्क्रैपर। आगे हम चलते हैं कि इस काल में पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था, और पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें 2 स्थल मैंने लिखे हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा से मिले हैं। आगे के जो 2 स्थल हैं भीमबेटका और बेलन घाटी, यहां से हमें शैल चित्रण के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। शैल चित्रण मतलब शिला पे बने हुई चित्रकारिता के प्रमाण मिले हैं। अगला जो स्थल है इस काल का चौपानी मांडो, जो कहाँ पे है? यूपी में। यहाँ के दो इस स्थल से 2 विशेषताएं क्या? एक तो मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरी हम बात करें कि झोपड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, जो झोपड़ी वो मधुमक्खी के छत्ते नुमा आकार में बनी हुई है। आगे बात करते हैं सराय नाहर और मेहदरा से मानव अस्थि पंजर के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और हम भारत की करें तो भारत में मनुष्य के शव के प्रमाण नर्मदा घाटी 1982 ईस्वी में मिले हैं। आगे हम बात करते हैं अब इन दोनों स्थलों की, सराय नाहर और मेहदरा। तो इन स्थलों में अब अगला जो स्थल था इनमें हम बात करते हैं पहले सराय नाहर। अब सराय नाहर जो कहाँ पे है? यूपी में। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं देखो क्या क्या मिला यहां से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि युद्ध के प्रथम साक्ष्य हमें सराय नाहर से प्राप्त होते हैं। युद्ध के प्रथम साक्ष्य। दूसरी बात हम लिखते हैं यहां पे युद्ध के भी प्रथम साक्ष्य या हत्या के प्रथम साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। हत्या के प्रथम साक्ष्य कैसे कह सकते हैं कि यहां पर जो शव मिला है उस शव की खोपड़ी में एक पत्थर गड़ा हुआ है या घुसा हुआ उसके अंदर। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहां से हत्या के शव भी, सबसे प्राचीनतम हत्या के शव यहीं से मिले हैं। अगली बात इसी स्थल की है कि यहां पर 4 युग्म समाधियां एक साथ मिली हैं। यहां से 4 युग्म समाधियां मिली। सराय नाहर के साथ में एक स्थल और जुड़ा हुआ है मेहदरा। मेहदरा स्थल से ये भी यूपी में ही है, ये भी यूपी में है। और यहां से क्या क्या मिला हमें देखो। मेहदरा की यदि हम बात करें तो यहां से हमें सिलबट्टे के प्रमाण मिले हैं। और क्या मिला यहां से? तो स्त्री व पुरुष को एक साथ दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहां से? मेहदरा से। और मेहदरा नामक जो स्थल है वो कहां से मिला हमें? मतलब यूपी से। और यहां से हमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। अगला एक स्थल और आता है दमदमा। स्थल का नाम क्या है? दमदमा। और ये दमदमा भी कहां पे है? यूपी में। और यहां से हमें 3 युग्म समाधियां मिली हैं। कितनी युग्म समाधि? 3 युग्म समाधि। और इन 3 युग्म समाधि का ये जो क्वेश्चन बना हुआ है कि किस स्थल से हमें
3 युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो इस जवाब क्या होगा हमारा? दमदमा। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया। यहां से 3 युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं, 3 युग्म समाधियां मिली। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा जो भाग है, जिसका नाम मिलता है मध्य पाषाण काल। तो यहाँ हमने देखा कि सराय नाहर नामक जो स्थल था वो यूपी में है। यहाँ से युद्ध के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं और हत्या के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। यहाँ से 4 युग्म समाधियों के अवशेष भी हमें मिले हैं। मेहदरा नामक जो स्थल है वो यूपी में मिलता है, और यूपी में से हमें सिलबट्टे के प्रमाण व स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिले हैं। अगला स्थल हमने पढ़ा दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है? यूपी में। और इसकी यहाँ से क्या मिला कि यहाँ से 3 युग्म समाधियाँ एक साथ दफनाई हुई मिली हैं। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दोस्तों ये थे अपने कुछ मध्य पाषाण काल युग के प्रमुख स्थल। आगे अब हम चर्चा करते हैं नव पाषाण काल। अब इस स्टोरी के माध्यम से हमने देख लिया था कि नव पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता थी कि जैसे ही गंगा और उसके पति ने पशुपालन प्रारंभ किया, अब उनकी भूख शांत करने के लिए उन्होंने खेती का प्रारंभ कर दिया था। तो चलते हैं अपन नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल का जो सबसे प्रथम स्थल जो खोजा गया था वो है लिंगसुगा। प्रथम स्थल मैसूर राज्य में, मैसूर में लिंगसुगर नामक स्थल था। और इसके जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता M.H. कृष्णा। कौन थे? M.H. कृष्णा के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। और वो खोज की गई थी 1842 में। 1842 में इस स्थल की खोज की गई थी। अब बात करते हैं इस काल का प्रथम पाषाण उपकरण। इस काल का प्रथम पाषाण उपकरण, इस काल का प्रथम पाषाण उपकरण मैसूरियर ने या 1860 ईस्वी में मैसूरियर नामक व्यक्ति ने टॉन्स नदी स्थान आता है यूपी में खोजा था। क्या खोजा था? नव पाषाण कालीन स्थल का प्रथम पाषाण उपकरण। अब हम बात करते हैं इस काल के जो प्रमुख औजार या उपकरण, जिनमें नाम आता है चेल्ट चिटिल, कुल्हाड़ी व मूलर। ये इस काल के प्रमुख औजार थे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी, प्रमुख विशेषताएं कौन से काल की? नव पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसमें सबसे पहले आता है कृषि का प्रारंभ। कृषि का प्रारंभ, आगे हम बात करेंगे कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। इसके बाद हम बात करते हैं
चाक व पहिए का आविष्कार, चाक व पहिए का आविष्कार, स्थायी जीवन की शुरुआत, स्थायी जीवन की शुरुआत, पॉलिश युक्त मृद भांड, पॉलिश युक्त मृद भांड, पॉलिश युक्त मृद भांडों का प्रयोग भी इस काल में होने लग गया था। अब हम चलते हैं इस काल के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं, कृषि से हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो कृषि से जुड़ा हुआ स्थल ही हम लेते हैं मेहरगढ़, और ये कहाँ पे है? सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ये इस काल का प्रमुख स्थल है। प्रमुख स्थल इसलिए है क्योंकि कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और ये जो सवाल है यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले, तो हम जवाब देंगे मेहरगढ़ से। अब इसी के साथ एक चीज और जोड़ लेते हैं कि मनुष्य के द्वारा उगाई गई प्रथम फसल कौन सी थी, तो इसके लिए जो नाम मिलता है वो आता है जौ। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है। मानव द्वारा उगाई गई प्रथम फसल नाम आता है जौ। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस 1997। तो ये थे प्रमुख खेती से जुड़े हुए प्रमुख स्थल। आगे हम बात करते हैं, अगला जो स्थल है इस काल का, उस स्थल का नाम है कोल्डी हवा। कौन सा है? कोल्डी हवा। और ये कहाँ पे है? यूपी में। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है कि यहाँ से चावल या धान के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ से चावल या धान के प्राचीनतम प्रमाण लगभग 6500 बीसी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसके? चावल के। कहाँ से? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश से। अगला स्थल जो अपने पास में है वो है बुर्ज होम। कौन सा स्थल है? बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर। और इसके जो फैक्ट हैं, पहला फैक्ट तो ये है कि मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। याद रखना कि यहाँ पर सब सवाल हमारा इस प्रकार से हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं, तो वहाँ हमारा जवाब होगा रोपड़। लेकिन हम बात करें कि किस सभ्यता स्थल से या किस काल से, या बोले कि मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, तो हमारा जवाब क्या होगा? बुर्ज होम। तो यहाँ
मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष, कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं। दूसरी बात करते हैं कि यहां से गर्तावास के भी प्रमाण मिले हैं, गर्तावास के भी प्रमाण मिले हैं। ये था अपना बुर्ज होम। अब हम बात करते हैं चिरांद। चिरांद एक स्थल है, चिरांद, और ये पड़ता है बिहार में, और यहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरांद, बिहार से। ठीक है, क्या मिला है? प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले हैं। अब एक स्थल आता है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, और ये स्थल है यूपी में, और यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें हस्त निर्मित मृद भांड, हस्त निर्मित मृद भांड मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो स्थल हमारे पास है संघन कल्लू और पिकली हॉल। संगन कल्लू व पिकली हॉल, ये दोनों स्थल जो हैं वो है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। और यहाँ से हमें राख के टीले के अवशेष मिले हैं। राख के टीले मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? संगन कल्लू और पिकली हॉल से। और इस प्रकार का जो सवाल वो यूपी पीसीएस 2009 यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया था। तो ये थे हमारे प्राग ऐतिहासिक काल का जो तीसरा भाग था, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ में। धन्यवाद।